Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So this is your lecture number 3, that is episode number 3 for the ongoing series of thermodynamics. So you can write down as your unit thermodynamics. And this is your lecture number 3. So when we talk about, if I revise or if we give you a recap regarding your episode number 2, so in that episode you have already studied or we have seen what was there. We have seen that whenever there was change in internal energy, the change in internal energy was regarding the Q and the work. Supposedly, we ended our notice on Q with V. That means there would be change at the constant volume. But whenever you will consider, there are certain factors. क्या होता है जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हो या कुछ भी करा रहे होते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी. ये इसका मतलब हुआ चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पर ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो आपकी वॉल्यूम यहाँ पर डिटरमाइंड है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, आपके कई बार वॉल्यूम के साथ साथ आपकी कई बार हो सकती है प्रेशर भी कांस्टेंट. अगर आप बोल रहे हो कि आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है तो आप बोलोगे क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो आपने ली है प्लस अगर आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है तो वर्क को हम क्या लिखते हैं, पी वी ऐसे लिखते हैं. सिंस वी आर सेइंग, यहाँ पर भी अगर आप लिख देते सिंस वी आर सेइंग कि जो हमारा काम हुआ है वो एक्सपेंशन का काम हुआ है, तो एक्सपेंशन के लिए माइनस पी वी हो जाता और डेल्टा पी वी. नाउ आई एम सेइंग क्योंकि ये चीज़ बात कर रही है, जो ये बात हो रही है वो सब बात हो रही है आपके कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. सिंस एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा चेंज प्रेशर के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज समवॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट क्वांटिटी होती है बेसिकली चेंज को तो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा. तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो क्यू हो गया पी के साथ माइनस पी डेल्टा वी. मतलब आपके वॉल्यूम में चेंज आएगा पर अब प्रेशर में चेंज नहीं आएगा. ये केस हमने तब कंसिडर किया जब हमें समझ में आया कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो, कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो सकती है. तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई. अगर हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू विल स्टे हियर. इस पूरे को उठा करके हम ले आते हैं इधर और ये बन गया आपका क्यूब. ठीक है. अब सिमिलरली जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हम इनिशियल और फाइनल्स के टर्म में लिख लेते हैं. जैसे डेल्टा यू बोल रहा है तो आप बोलते हो u2 माइनस u1 प्लस पी v2 माइनस v1. दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. और ये पूरा बराबर हो जाएगा आपके क्यूपी के. यहाँ से एक जो नई चीज़ आपको निकल के मिलती है उसको बोलते हैं आप इंथैल्पी. कैसे इंथैल्पी हुई, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये पूरी चीज़ आपकी कहलाई जाएगी क्या, इंथैल्पी. U प्लस डेल्टा पी वी को हम बोल देते हैं इंथैल्पी. मतलब इंथैल्पी वो चेंज होता है एनर्जी के अंदर, आपकी हीट के अंदर उतना चेंज होता है कब, जब आपने माना हो प्रेशर को कांस्टेंट. जब आप मानोगे प्रेशर को कांस्टेंट तो उस टाइम पर जितना भी आपका चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, आपके वर्क डन के अंदर जितना भी चेंज आएगा उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हो आप इंथैल्पी. और इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं क्या, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं अपना चेंज इन इंथैल्पी. और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने दूसरे तरीके से. जैसे वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग u2 प्लस pv2 माइनस u1 माइनस pv1 इज इक्वल्स टू qp. ये पर्टिकुलर चीज़ और ये पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं इंथैल्पी. यहाँ पर हमने डिटरमाइन किया, इसको ही बोल रहे हैं इंथैल्पी. इंथैल्पी का मतलब हो गया आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं
हीट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। वेराज अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे चेंजेस आ रहे थे बट एट विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट में चेंजेस आते हैं तो उसी टर्म को हम डिटरमाइन कर देते हैं इंथैल्पी के लिए। तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी इंथैल्पी, ये पर्टिकुलर चीज आपकी इंथैल्पी, तो हम इसको लिख देते हैं H2, यहाँ लिख देंगे H1 और ये हो जाएगा आपका QP। H2 माइनस H1 को वी कैन रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा H और ये हो जाएगा आपका QP। ये पूरी चीज को ही हम बोलते हैं क्या, इंथैल्पी की डेरिवेशन। यहाँ पर इंथैल्पी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा H फैक्टर से और इसी को बोला जाता है इंथैल्पी, वेयर योर डेल्टा H, where your H factor is U plus PV. This is what we always talk in terms of enthalpy. Enthalpy हमेशा constant pressure के terms में देखी जाती है. So this is how we can solve these things. तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि एक्चुअल में इंथैल्पी क्या होती है एंड सो ऑन, तो हम इसी के साथ एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अब मुझे पता चल गया कि मेरी इंथैल्पी होती है U प्लस P डेल्टा V, इतना मुझे पता चल गया। इंथैल्पी मेरी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस प्लस मेरा जितना भी काम हो रहा है वो। इंथैल्पी बेसिकली हमने डिराइव की थी किससे, अपने हीट से। हीट क्या, हीट उस टाइम पर जब हमारा प्रेशर होगा कांस्टेंट, वहां से हमने अपनी इंथैल्पी डिटरमाइन कर ली। अब आफ्टर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ आर इंथैल्पी, अब मुझे समझ में आता है कि मेरे पास अपनी गैस की इक्वेशन है, मेरे पास अपना गैस का इक्वेशन है। जब मेरे पास अपना गैस का इक्वेशन है तो आई कैन राइट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। कांट आई राइट दिस, बट दे आर सेइंग कि वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर चेंजेस लेने के लिए सपोजिटली मेरी वॉल्यूम A है, एक वॉल्यूम B है, ऐसे करते हैं। ये है मेरी रिएक्टेंट साइड और ये है मेरी प्रोडक्ट साइड। अगर मेरी कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट की वॉल्यूम मैंने मानी VA और यहाँ मानी VB, ठीक है, ये वॉल्यूम की बात करें। वहीं अगर हम प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट टर्म है। अगर हम R की बात करते हैं तो ये भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज अगेन कांस्टेंट, हम आइसोथर्मल सिचुएशन लेके चले। व्हाट अबाउट दिस N, अगर ये N की बात करते हैं तो यहाँ के जो मोल्स हैं, दिस N रिप्रेजेंट योर मोल्स। अगर हम मोल्स की बात करते हैं तो दिस विल बी Na, वेराज यहाँ के मोल्स की बात करते हैं तो दिस विल बी Nb। याद रहे जब भी आप मोल्स का कंडक्शन कर रहे होते हो तो यूजुअली अगर हम सॉलिड या फिर लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड के अंदर हमारे जो मोल्स में चेंजेस होते हैं, एन के चेंजेस, हम उनको कंसिडर ही नहीं करते। क्यों, यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं? सिंस इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ पर जितने भी मोल्स होंगे दैट विल बी इन कंसिडरेशन टू योर गैस। तो यहाँ पर जितने भी आप मोल्स लोगे वो हमेशा गैस के ही मोल्स लिए जाएंगे। तो अगर हम इस चीज को कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम इस चीज को कंसिडर कर लेते हैं तो व्हाट वी कैन राइट इट ओवर हियर इज दैट Na Nb रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम चेंजेस निकाल लें, चेंजेस कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट साइड, तो आप इस इक्वेशन को P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा nRT, लाइक दिस वी कैन राइट। जब हमने ये लिखा तो P ब्रैकेट VB VA इज इक्वल्स टू NB NA लाइक दिस वी कैन राइट। तो यहीं से हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर यूजुअली G लिख देते हैं क्योंकि ये गैशियस के मोल्स होते हैं। गैशियस के मोल्स को, क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन है। आइडियल गैस के बारे में जब भी बात करोगे तो मोल्स हमेशा आप किसके लोगे, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसके मोल्स लेंगे। तो गैस की बात हो रही है तो गैस के मोल्स लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, अगर हम ये इक्वेशन को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं तो हमारी क्या रिस्पेक्टिव थ्योरी निकल के आती है, तो दैट वी कैन सी। सो वी हैव is happening, we have delta H is equals to U plus P डेल्टा V की जगह पर हम NGRT भी रख सकते हैं। तो डेल्टा NG एंड RT, तो ये जो इक्वेशन बन के आई, आप ये भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी अबव इक्वेशन। कब,
जब आपको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में बात ना करके आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात की गई हो तब, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी हम लोग सीख लेंगे, बट बिफोर एक्चुअली रिमेंबरिंग कि ये एनजी होता क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैस के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास एक नया चीज आती है। नई चीज क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या हो गई? अभी तक तो हम फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स ही पढ़ रहे थे, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ गई? जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे रिलेटेड टू योर इंथैल्पी, रिलेटेड टू योर इंटरनल एनर्जी, तब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इंटरनल एनर्जी तो हमने पढ़ लिया, इंथैल्पी हमने पढ़ लिया, ये हमारे किस काम के? अब देखो, जब आप इंटरनल एनर्जी पढ़ते हो तो ये पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है, वेराज अगर आप अपनी इंथैल्पी के बारे में बात करते हो तो इंथैल्पी भी सिस्टम के बारे में ही बात करेगी, पर वो हीट से रिलेटेड बात करेगी। हीट कब? जब आपका हीट कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करना होगा तब हम इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। वेराज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आ रही है या फिर कोई भी चीज़ कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई भी चीज़ चल रही है तो आप इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करोगे। ये एक छोटा सा लॉजिक है दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आती हैं आपकी प्रॉपर्टीज। एक होती है इंटेंसिव और दूसरी होती है आपकी एक्सटेंसिव। अगर हम बात करें अपने प्रॉपर्टीज की तो हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो जो अमाउंट पर डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट है, जैसे कि मास हो गया आपका, आपकी वॉल्यूम हो गई, आपका सरफेस एरिया हो गया, ये सब चीज़ें आपके अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। आपका फोर्स हो गया या फिर आपका प्रेशर हो गया, सब आपके अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। वेयर एज अगर हम दूसरे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट, जैसे कि आपके पास टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें आपकी कैसे हो सकती है। और सिमिलरली अगर हम इनको लिखें तो हम इनको लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट बोल दो या फिर आप इसकी जगह पर मास भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपका वॉल्यूम हो गया या फिर आपका फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें प्रेशर तो इसमें आएगा, ये सब चीज़ें आपके हो जाएंगी किसके ऊपर? एक्सटेंसिव के ऊपर। अब देखो, सपोजिटली मेरे पास कोई मेरे पास कोई एक बक्सा था, इस बॉटल के अंदर मैंने भरा पानी, पूरा पानी भर दिया। अब पूरे के अंदर क्योंकि पानी ही पानी है तो पानी को मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए। जब हम पानी को रखते हैं बॉइलिंग के ऊपर, यह है बॉइलिंग, यह है मेरा बर्नर, ठीक है। अगर मैंने पानी को रखा है बॉईल करवाने के लिए, अब मेरा बर्नर क्यों चल रहा है? जैसे ही मेरा बर्नर चल रहा है तो पानी होने लगेगा बॉईल। अब मेरा पानी होता है बॉईल कितने टेम्परेचर पर? सपोजली द बॉइलिंग पॉइंट फॉर माई वाटर इज 100 डिग्री, बाकियों जैसा ही पानी है मेरा भी जो कि 100 डिग्री पर बॉईल होता है। मैंने क्या किया, यू वर सिटिंग आइडल, मैंने देखा कि आप अकेले बैठे हो, खाली बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इसमें से आधा पानी दे दिया जाए। जितना मेरे पास पानी था, मेरे पास पानी था 100 ml, दिस वॉज 100 ml, जिसमें से आधा पानी मैंने आपको दे दिया। जब मैंने आपको आधा पानी दे दिया तो आपके पास जो पानी गया दैट वॉज 50 ml, मेरे पास जो पानी बचा दैट वॉज अगेन 50 ml। तो अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरी तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, अमाउंट में मेरा चेंज आ गया। पर क्या आपको लगता है कि आपका पानी 100 पे ना बॉईल होकर के आपका पानी 20, 50, 30 इन सब पे बॉईल हो जाएगा? नहीं, आपका पानी तो 50 हो, 100 हो, 10 हो, जितना भी पानी हो, हमेशा बॉईल कितने पर होगा? आपका पानी हमेशा 100 पर ही बॉईल होगा। मेरा पानी भले ही कितने भी अमाउंट में हो पर बॉईल हमेशा 100 डिग्री पर ही होगा। सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि जो चीज़ आपकी डिपेंड करती है अमाउंट पर, जैसे आपकी हो गई वॉल्यूम, ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है अमाउंट पर, तो ये आपकी कहलाई जाएगी इसके अंदर। वेयर एज इसके लिए एक और ट्रिक है कि जिन जिन चीज़ों में आपका लग जाता है वर्ड मोलर,
जैसे मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर वॉल्यूम, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जैसे मोलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लग जाता है आपका वर्ड स्पेसिफिक, तो वो डिपेंड करने शुरू हो जाती हैं ऑन द अमाउंट। सिमिलरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक दैट ऑफ योर वाटर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब चीज़ों की जो वैल्यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ों के जो बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें कभी भी आपका डिपेंड नहीं करेगी, कभी भी आपका डिपेंड नहीं करेगी अमाउंट पर। तो दिस वॉज अबाउट योर इंटेंसिव एंड द एक्सटेंसिव properties. So if you want, you can take the screenshot. Sometimes they ask you the difference in examination. So at least 3 points तो आप बनाकर आ ही सकते हो, ठीक है, regarding extensive and intensive. So you can take a screenshot if you want to. Then we can start a new topic. I hope you have taken now. Let's start a new topic. अब क्या होता है, मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने हीट प्रोवाइड कर दी, जला रहे हैं जला रहे हैं जला रहे हैं, जला नहीं रहे, एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग इट हीट, ठीक है, हमारा कहने का अपना मेथड है। तो सिंस वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू दैट सिस्टम, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिस्टम हीट ले लेता है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका जो टेम्परेचर में राइज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट दैट वी हैव सप्लाइड। मतलब अगर 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 हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट प्रोपोर्शनल होगी कि कितना उसके टेम्परेचर में चेंज आया, तभी तो पता चलेगा वेदर द हीट हैज बीन रिलीज और गेन। हीट रिलीज और गेन से याद आया कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर इंथैल्पी, तो जो हमारी इंथैल्पी है वो एक्सो भी हो सकती है और वो एंडो भी हो सकती है। एक्सो का मतलब है हीट सिस्टम से रिलीज हो गए, जब हीट सिस्टम से रिलीज होती है तो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, वेयर एंडो का मतलब हुआ हीट सिस्टम के अंदर आ गई। हीट सिस्टम के अंदर आने का मतलब हुआ देयर विल बी अ पॉजिटिव साइन, मतलब सिस्टम हैज गेन्ड हीट, और सिस्टम हैज लॉस्ट हीट का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अब से आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज एक्सोथर्मिक व्हाट इज एंडोथर्मिक, आई होप आप उसे इंथैल्पी के टर्म्स में भी बता पाओगे। और ये तो आपको पता ही था कि एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है, एंडो मतलब हीट अंदर आ रही है। तो ये हीट से रिलेटेड कंसेप्ट थे जिसको हम एनर्जी के टर्म्स में पढ़ते आ रहे थे अभी तक। आई होप नाउ दे आर वेरी क्लियर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अगर कोई पूछे तो उसके मुंह पे झपाक से मार के आना है किसका, किसका गुब्बारा मारोगे, उसके ऊपर गुब्बारा मार के आना है आपको इंथैल्पी का, ठीक है। तो वहीं से ये तो क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज तो बीच का कंसेप्ट था। अब हाँ, ये है आपकी कोई भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने किसी सिस्टम को प्रोवाइड करी। अब आपको पता लगा कि सिस्टम के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आए हैं, जितनी आप हीट दोगे उतना ही तो सिस्टम के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लगा देते हैं इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर एक लगा देते हैं कोएफिशिएंट, और इसको लिख देते हैं डेल्टा टी एज इट इज। यहाँ जो आपने कोएफिशिएंट लगाया है, इसी कोएफिशिएंट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज योर हीट कैपेसिटी। उसका मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी का यूजुअल सेंस में मतलब हुआ कि अगर आपका सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है तो देयर विल बी ऑब्वियसली अ राइजिंग टेम्परेचर। अब कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम, कोई चीज़ ऐसी जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी कैपेसिटी के डिपेंडेंस की वजह से अपने टेम्परेचर के अंदर चेंजेस शो करते हैं। और इस हीट कैपेसिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लिख देते हैं कैपिटल सी। अब ये कैपिटल सी जो आ गई आपकी रिप्रेजेंटेशन है जो कि होती है हीट कैपेसिटी। सोचो, अगर हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं, आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो आपको नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा हीट लगेगी कि वो 1 डिग्री टेम्परेचर के अंदर राइज दिखाए। तो सिमिलर वेज में जिसका सी जितना ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर will be small।
जिसका डेल्टा सी जितना ज़्यादा हो, और जिसका सी मतलब हीट कैपेसिटी जिसकी सिस्टम की ज़्यादा होगी, उसका चेंज इन टेम्परेचर विल बी लेस। तो यहाँ से अगर हम हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन करें तो हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज amount of heat required to raise, not to raise, actually you can say to change the temperature of a substance। वहीं अगर मैं इस हीट कैपेसिटी की बात कर रही हूँ तो मैं इस हीट कैपेसिटी को बना सकती हूँ किसके टर्म्स में? इस हीट कैपेसिटी को हम मोलर हीट कैपेसिटी बना सकते हैं, क्योंकि हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ चुके हैं। तो क्या हम इसको मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बना सकते? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ हीट कैपेसिटी तो है, पर लेकिन अपॉन में मोल्स ले लोगे आप, उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, एम लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स कि आप क्या नोटिफिकेशन यूज कर रहे हो, नोटिफिकेशन आई एम सेइंग डिनोशन जो आप यूज कर रहे हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो एम इज इक्वल्स टू मोल्स, या फिर मोलर वॉल्यूम, या फिर मोलर मास, वट एवर मोलर मास से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, क्योंकि मोलर 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 बन गया ये इसको बोलते हैं क्या, इट बिकम्स योर मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये क्योंकि आपकी मोलर हीट कैपेसिटी बन गई है, तो यहाँ से हम इसको किस टर्म में डालेंगे, एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाएगी ये, क्यों? क्योंकि ये बन गई है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहीं से एक चीज आती है इसकी, वो है डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन में बात अगर मैं करूं तो कहता है अमाउंट ऑफ हीट required by 1 mole of a substance to change its temperature by 1 degree this is how you can write its definition। whereas अगर मैं यहीं पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करती हूँ तो मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करती हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो होता है अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 degree Celsius। ये आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पर्टिकुलर चीज हुई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने पढ़ ली, मोलर हीट कैपेसिटी आपने पढ़ ली। अब हीट कैपेसिटी को अपने थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स में लेकर आते हैं। So till then you can just take a screenshot because these are the important definitions. Well, you can find them in your book as well. So worry not about that also. Now we have C. C is your heat capacity. Heat capacity. What if we write it Cp? What if we write it Cv? मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की अगर हमने बात करी है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की, याद रहे हम हमेशा बात करेंगे अपने इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस की। सिमिलरली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब भी एट कांस्टेंट प्रेशर बात होगी तो आपकी बात होगी हमेशा
इंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो इससे बस थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना है। और हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं Q होता है C डेल्टा T, Q होता है C डेल्टा T। तो क्या आपको नहीं लगता QV लिखेंगे तो CV डेल्टा T लिखना पड़ेगा, और QP लिखेंगे तो CP डेल्टा T लिखना पड़ेगा? क्या आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा CV डेल्टा T का मतलब हो गया आपका डेल्टा U, और यहाँ से CP डेल्टा T का मतलब हो गया आपका डेल्टा H? मुझे तो साफ नजर आ रहा है। यहाँ से जहां भी कांस्टेंट V दिख जाए तो डेल्टा U से रिलेट कर दो, कांस्टेंट P दिख जाए तो डेल्टा H से रिलेट कर दो। जब इतना रिलेशन हमने पढ़ ही लिया है तो क्यों ना हम एक नया रिलेशन पढ़ लें, जिसको बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, और इसको मार्क कर लो एज योर एग्जाम्स, और यहाँ लिख लो बड़ा बड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि एग्जाम्स में आता ही आता है। अब हमारे पास इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन, दूसरी, और ये बनी आपकी तीसरी इक्वेशन। जब आपके पास इतनी इक्वेशंस बन ही चुकी हैं तो बस अब इन्हें रिलेट करना बाकी है। व्हेन वी विल बी रिलेटिंग देम, रिलेट किससे करेंगे? जो अभी अभी रिसेंटली हम पढ़ के आए हैं, अपना एक नया टॉपिक जो कि था डेल्टा H डेल्टा U P डेल्टा V, ये हम पढ़ के आए हैं। इसी के साथ एक रिलेशन और पढ़ा था हमने जो कहता है NRT। एक ही मोल के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक मोल की वजह से RT बन जाएगा, बन गया, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर तो मेंशन है नहीं, तो आप इसके साथ लिख सकते हो डेल्टा T, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बात आती है, इक्वेशन 1 2 3 का यूज करते हुए हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation number 4. On solving it, we'll get delta H की जगह we can place CP delta T, delta U की जगह we can place CV delta T plus R delta T. Like this we can have it. आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, जैसे कि डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी ले लेते हैं कॉमन, CP डेल्टा टी CV प्लस R ब्रैकेट डेल्टा टी। दिस डेल्टा टी could be cancelled by this delta t. इतनी मैथ्स तो आती है सबको, तो आप अपने तरीके से सॉल्व करना चाहो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। इसके बाद जो आगे आता है दैट बिकम्स योर CP CV प्लस R, यानी कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये जो रिलेशन आपने निकाला है, दिस इज योर मोस्ट यूज रिलेशन, और बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कई बार इधर उधर घुमा के पूछ लेते हैं, कई बार पूरे डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। तो दिस इज हाउ यू गोना टेल कि भाई ऐसे ऐसे रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है? हमने पढ़ ली हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कौन कितनी ज़्यादा क्षमता रखता है अपने अंदर गर्माई लेने की। दूसरी बात, अगर हम CV की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। जहाँ पे हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का टर्म आएगा, हम बचपन से पढ़ते हुए चल रहे हैं अब कि हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। वहीं जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर टर्म आ जाएगा वहाँ हम बात करेंगे एंथैल्पी की। सिमिलरली वहाँ से अगर हम कांस्टेंट CP और CV जान पाए हैं तो वहीं से हमें पता है एक रिलेशन जो कि कहता है हीट कैपेसिटी से। मतलब अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आएंगे, और वो डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने एक C से मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ C से मल्टीप्लाई किया था दैट वाज योर कोएफिशिएंट, जिसी को तो हमने नाम दिया क्या, हीट कैपेसिटी का। वहां से अब बात आती है आपकी QV की। QV क्या हो सकता है? CV डेल्टा T के टर्म्स में। सिमिलरली QP क्या हो सकता है? CP डेल्टा T के टर्म्स में। अब हमें पता है CV डेल्टा T मतलब कि हीट कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, तो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है। तो देयरफॉर वी गॉट दिस इक्वेशन। सिमिलरली आपका कांस्टेंट प्रेशर के पास चेंजेस हो रहे हैं, Q के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, हीट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, QP वही तो था।
तो QP अगर बन रहा है तो आप इसको डेल्टा H के बराबर नहीं रख सकते, तो बिल्कुल रख दिया। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन था, पहला वाला रिलेशन, हमने उसके अंदर रखा। यहाँ पर PV को हम अभी देख कर आए हैं, क्या nRT लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमने लिख दी है 1। Therefore, we are considering like this. कुछ लोगों को डाउट आएगा कि अभी तक तो हम आइसोथर्मल केसेस कंसिडर कर रहे थे, why are we using this particular temperature? अब आप देखो, आप टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हम चेंज इन टेम्परेचर ही तो देख रहे हैं। क्या अब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए? यहाँ आप हीट प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आपको कोई गर्म तवे पर बिठा दे तो क्या आपकी बॉडी नहीं डगमगाएगी? क्या आप नहीं चाहोगे उठ के भाग जाना? तो वही सेम चीज़ है कि गैस को अगर आप गरम किए जा रहे हो तो क्या उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ लिखना मैंडेटरी बन गया, ठीक है। और इनकी वैल्यू हमने 1 ली थी, देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ से डेल्टा टी लिया कॉमन, और जो भी रिलेशन आया दैट वाज इन टर्म्स ऑफ आर। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपके डेरिवेशन के अंदर पूछ ली जाती है बहुत बार, इंस्टेड हर बार। तो इट इज़ एडवाइसेबल कि आप इसको श्योरली एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड विल शैल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।